हेलो एवरीवन, मेरे चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। आज 9th क्लास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। वो देखिए बोर्ड में लिखा हुआ है पदार्थ, गठन एवं गुण। इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं। भली भांति इसको देखिए और समझने का कोशिश करिए। ये साइंस विषय है, इसलिए थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें टॉपिक क्या क्या आता है उसके बारे में हम बताएंगे। पदार्थ के बारे में पहले पढ़ चुके हैं आप लोग, इसके पहले वाला वीडियो में हम डाल चुके हैं पदार्थ की अवस्थाएं, वो पहले वाला वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन आज जो है पदार्थ के गठन और गुण के बारे में हम जानेंगे। तो इसलिए यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इसमें आएगा दबाव। दबाव कहते किसे हैं? तो दबाव का जैसा कि हम लोग परिभाषा पढ़े हैं, जिसको कि इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं, है ना। दबाव का परिभाषा होता है कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। इकाई क्षेत्रफल के ऊपर लगने वाला बल को ही दबाव कहते हैं। परिभाषा क्या हुआ? इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को ही दबाव कहते हैं। दबाव कहते हैं। अब ये दबाव का परिभाषा हम लोग पढ़े। अब दबाव का सूत्र क्या होगा देखिए। दबाव बराबर यानी प्रेशर बराबर होता है बल डिवाइडेड बाय क्षेत्रफल। क्लियर? जिस तरह से परिभाषा है उसी तरह से हम लोग दबाव का सूत्र भी लिख सकते हैं, यानी P बराबर F डिवाइडेड बाय A। इसको इंग्लिश में अगर करें तो P मतलब प्रेशर, F मतलब फोर्स और A मतलब एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं दबाव का परिभाषा। इसका अगर हम इकाई लिखें, इकाई अगर देखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? इकाई लिखेंगे तो बल बटे क्षेत्रफल। अगर हम बल को डाइन में व्यक्त करें, यानी बल को हम अगर सीजीएस पद्धति में अगर इकाई लिखें, सीजीएस पद्धति में अगर इकाई लिखना चाहेंगे तो बल को हम क्या लिखेंगे? बल को डाइन लिखेंगे और क्षेत्रफल को सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर बल क्षेत्रफल का इकाई होता है। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डाइन प्रति वर्ग, यहां पे लिख सकते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं, या इंग्लिश में लिखेंगे तो डाइन पर सीएम स्क्वायर। तो इस तरह से इसका इकाई हम लोग लिख सकते हैं डाइन प्रति सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर हम एसआई पद्धति में इसका इकाई देखें, बल का इकाई, तो उसी तरह से बताइए बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां पे हो जाएगा न्यूटन। क्लियर? पहले से भी मालूम है। और यहां पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति मीटर का स्क्वायर, या अंग्रेजी में लिखें तो न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन प्रति लिख देते हैं और मीटर का स्क्वायर लिख देते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। लेकिन जानिए कि इसका एक और नाम है, जो सब इकाई का आविष्कार किया था वो थे पास्कल। पास्कल, इसलिए दबाव का इकाई को हम पास्कल भी कहते हैं। दबाव के इकाई को क्या कहते हैं? पास्कल भी बोलते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है दबाव का एसआई पद्धति में इकाई क्या है, तो हम पास्कल भी बोल सकते हैं, नहीं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो दबाव के बारे में हम इतना जानकारी किए हैं। अच्छा, दबाव से संबंधित क्वेश्चन आता है बहुत सारा, कि अगर हम साइकिल को रोड पे चलाते हैं और एक कार को रोड में चलाते हैं, तो रोड में चलाना ठीक है, लेकिन अगर कहीं बालू में चलाया जाए तो कहा जाता है कि बालू में हल्का फुल्का बड़े गाड़ी तो चलाया जा सकता है, लेकिन साइकिल को चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका कारण क्या? कि क्षेत्रफल साइकिल का टायर का जो होता है वो कम होता है और कार का ज्यादा होता है। तो यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा
तो निश्चित रूप से यहां दबाव का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और इसलिए तब क्या होता है कि उसको चलने में आसानी होता है। लेकिन अगर साइकिल है तो उसका चक्का बहुत पतला होता है, जिसके कारण कि यहाँ पे उसका क्षेत्रफल घट जाता है, और क्षेत्रफल अगर घटेगा तो दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के विपरीत रिलेशन है, मतलब उल्टा रिलेशन है। तो यही कारण है कि वो क्या होता है, साइकिल नहीं चल पाता है, या बहुत ज्यादा वो दबाव डाल देता है, जिसके कारण चलता नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण भी हम लोग दे सकते हैं, जैसे चाकू। चाकू से हम लोग जब काटते हैं तो चाकू के पीछे वाला साइड से अगर काटने का कोशिश करते हैं तो वस्तु काटने में बहुत ताकत लगता है, लेकिन जिधर धार है उधर से काटते हैं तो जल्दी कट जाता है। इसका मतलब क्या है कि वहां पे एरिया घट गया है, और एरिया घटने से क्या होता है, दबाव का मान बढ़ जाता है, जैसा कि हम लोग यहाँ बता चुके हैं। जिससे कि चाकू से हम लोग सब्जी या और भी वस्तुएं आसानी से काट सकते हैं। तो दबाव का ये प्रैक्टिकल उदाहरण हम बताएं। अब हम लोग चले आते हैं द्रव। द्रव किसे कहते हैं, द्रव जिसको फ्लूइड भी कहते हैं, फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है, जो प्रवाहित हो उसको हम फ्लूइड कहते हैं, अर्थात जिसमें कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की क्षमता हो, अर्थात जिसका आकार अनिश्चित हो लेकिन आयतन उसका निश्चित हो, है ना, उसे हम द्रव कहते हैं या तरल कहते हैं। और ये इसमें प्रवाहिता का क्षमता भी होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने की क्षमता होता है अपने भार के हिसाब से। इसलिए द्रव क्या है, तो वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित हो और निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे द्रव कहते हैं। ठीक है। अच्छा, द्रव कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो द्रव दो प्रकार के हो सकते हैं, याद रखिए। एक चलनशील द्रव और दूसरा होता है चिपचिपा द्रव। अब इसका एग्जाम्पल बताइए। चलनशील द्रव मतलब कि उस द्रव को अगर हम किसी स्थान में रख दें तो वो चारों तरफ फैल जाता है, बड़ी आसानी से वो प्रवाहित हो जाता है। तो वैसे द्रव जो आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे चलनशील द्रव कहते हैं, जैसे दूध, पानी, अल्कोहल, ये सब क्या है, चलनशील द्रव है। और दूसरा है चिपचिपा द्रव, जैसे तेल, ग्लिसरीन। तो तेल और ग्लिसरीन जो होता है, तेल और ग्लिसरीन जो होता है वो चिपचिपा द्रव होता है, यानी उसमें प्रवाह करने की क्षमता उसमें कम होता है, इसलिए इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक मोबाइल मतलब जो मूव करता हो, और एक विस्कस जिसको कि हम कहते हैं चिपचिपा द्रव। तो इस तरह से एक मोबाइल फ्लूइड हुआ और एक विस्कस फ्लूइड हुआ। तो दो तरह के होते हैं, दोनों का एग्जाम्पल हम लोग जान लिए हैं। ठीक है। अब देखिए प्रवाहिता किसे कहते हैं, प्रवाहिता जिसको कि हम फ्लूइडिसिटी कहते हैं। तो फ्लूइडिसिटी यानी प्रवाहिता किसको कहते हैं, तो वे पदार्थ जिसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होने का गुण हो, अर्थात उसके अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाए अपने भार के कारण, अर्थात किसी बाह्य बल उसके ऊपर प्रयोग नहीं किया जाए। बाह्य बल प्रयोग करके तो हम ठोस को भी चला सकते हैं, तो वो चलनशील नहीं हुआ। प्रवाहिता उसको हम नहीं कर सकते। प्रवाहिता कर सकते हैं कि जिस पदार्थ के अंदर के अणु स्वयं अपने भार के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाए, तब उसे प्रवाहिता कहते हैं। अर्थात हम क्या लिखेंगे, वे वस्तुएं जो अपने भार के कारण, अपने भार के कारण बिना बल के एक स्थान से, बिना बाह्य बल लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, बिना बाह्य बल मतलब बाहर से बल नहीं लगाया जाएगा उसमें, बाह्य बल के एक स्थान से
दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाता है तो पदार्थ के इस गुण को प्रवाहिता कहते हैं। तो निश्चित रूप से प्रवाहिता जो होता है गुण, वो द्रव में होता है और गैस में होता है, क्योंकि देखिए गैस को भी हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं, प्रवाहित हो जाते हैं, और लिक्विड को भी हम बल नहीं लगाते हैं, फिर भी वो प्रवाहित हो जाता है। तो इसलिए गैस और लिक्विड जो होता है, यानी द्रव जो होता है, उसमें प्रवाहिता का गुण स्वयं मौजूद होता है। अब देखिए द्रव दबाव और एक द्रव घात, इसको थ्रस्ट भी कहते हैं। तो ये दो चीज अच्छी तरह से समझिए। ज्यादातर ये दोनों जो टॉपिक है, इसके बीच में विद्यार्थी को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन हम दूर करना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि द्रव दबाव और द्रव घात में क्या अंतर है, किसको क्या कहते हैं। तो देखिए द्रव दबाव जो होता है ये क्या है, पहले वो देख लीजिए कि किसी भी लिक्विड के अंदर, जिस पात्र में हम लिक्विड को रखते हैं, उस लिक्विड के भीतर यानी द्रव के भीतर किसी बिंदु के ऊपर द्रव के द्वारा जो लंबवत बल कार्य करता है, उस द्रव के द्वारा जो उसके ऊपर लंबवत बल लगता है, उसको हम द्रव दबाव कहते हैं। और जबकि द्रव घात क्या है, तो जिस पात्र में द्रव को रखा जाता है, उस पात्र के द्वारा या उस लिक्विड के द्वारा जो किसी भी तल के ऊपर दबाव लगता है, चाहे वो दबाव उसका पार्श्व तल में लग सकता है, उसका नीचे वाला भाग में लग सकता है, या ऊपर भी लग सकता है। तो द्रव में अगर ऊपर की तरफ बल लगता है तो उसको हम ऊर्ध्वघात कहते हैं, और नीचे की तरफ लगता है तो उसको निम्न घात कहते हैं। तो संपूर्ण द्रव के द्वारा अगर किसी खास एरिया पर बल लगता है तो उसको हम द्रव घात कहते हैं, और द्रव के भीतर स्थित किसी बिंदु पर लंबवत लगने वाला जो बल है, किसी बिंदु का क्षेत्रफल के ऊपर लगने वाला जो लंबवत बल है, उसी को कहते हैं द्रव दबाव। तो दोनों में क्लियर फर्क पता चल गया। हम लिख देते हैं यहां पे, देखिए किसी द्रव के अंदर, यहां पे द्रव के अंदर लिखते हैं, किसी द्रव के अंदर स्थित किसी बिंदु के क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल लिख सकते हैं, बिंदु के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को क्या कहते हैं, द्रव दबाव कहते हैं, है ना, द्रव दबाव कहते हैं। और द्रव घात क्या है कि संपूर्ण द्रव के द्वारा किसी इकाई क्षेत्रफल लगने वाला बल। तो संपूर्ण द्रव के द्वारा किसी इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या दबाव भी लिख सकते हैं, लगने वाला दबाव को द्रव घात कहते हैं। अच्छा, द्रव घात जो होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। एक ऊर्ध्वघात, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, इसको परिभाषित करने का जरूरत नहीं, ऐसे जान जाइए इसको। ऊर्ध्वघात, निम्न घात और पार्श्वघात। अब इसको समझ लीजिए, खाली इसका परिभाषा नहीं आएगा, इसको ऐसे ही समझ लीजिए किसको कहते हैं। जब कोई द्रव ऊपर की तरफ बल लगाता है, जैसे हम किसी पात्र में रखे जल के ऊपर हम किसी प्लास्टिक को रख देते हैं, तो प्लास्टिक उसके ऊपर रह जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि द्रव ऊपर की तरफ इसमें दबाव डाल रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वघात।
ये 7 क्लास 8 क्लास का में आप लोग पढ़े होंगे ऊर्ध्वघात। निम्न घात मतलब होता है कि द्रव अगर नीचे के तरफ किसी वस्तु के ऊपर दबाव डाल रहा है तो उसको हम निम्न दबाव कहते हैं। और पार्श्व दबाव का मतलब हुआ कि पात्र के चारों तरफ भी दबाव लगाता है। जैसे हम किसी बोतल में पानी रखते हैं और साइड में हम छिद्र कर देते हैं तो क्या होता है, पानी भागने लगता है, छिद्र से होकर के दूर गिरने लगता है, तो उसको हम पार्श्व दबाव कहेंगे। पार्श्व दबाव के कारण वो गिर जा रहा है। तो इस तरह से हम द्रव घात को हम बोल सकते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं। अच्छा, द्रव दबाव का जो इकाई है वो इकाई क्या होगा, तो अभी हम दबाव का जो इकाई बताए हैं वही द्रव दबाव का भी इकाई है। लेकिन थ्रस्ट का जहां तक बात आता है तो थ्रस्ट जो होता है वो बल ही है, एक तरह का बल है जिसको कि हम थ्रस्ट भी कहते हैं। थ्रस्ट तो थ्रस्ट जो है बल है, और बल का इकाई हम लोग एसआई पद्धति में भी जानते हैं, न्यूटन है, और एससीजीएस पद्धति में भी इसको हम बोलते हैं डाइन। तो इस तरह से न्यूटन और डाइन इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम क्या कहते हैं बीमा अगर लिखते हैं तो ML_T-2 ये इसका बीमितीय सूत्र है। ये हम किसी का भी हम बीमा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका बीमा भी देख सकते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं उसको थोड़ा अच्छी तरह से समझिए। इसके लिए हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देखिए, अब द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दबाव का निर्धारण। अब जैसे मान लीजिए कि एक पात्र है, इस पात्र के अंदर कुछ जल रखा हुआ है, क्लियर। मान लीजिए कि इतना इसमें जल भरा हुआ है ना, और इसमें एक पॉइंट हम लेते हैं। मान लीजिए कि एक पॉइंट यहां पे ले लेते हैं। ये पॉइंट को अगर हम ए मान लिया जाए और इसका एरिया को भी हम ए मान लेते हैं, मतलब इस पॉइंट का जो एरिया है वो ए मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट से इसका जो जल का ऊंचाई है वो मान लिया कि h ऊंचाई है, तो इस क्षेत्रफल, ये जो पॉइंट का जो ये मान लिया कि इसका क्षेत्रफल ये है, तो इसका जो ये होगा ये इसका ऊंचाई होगा, यानी जल का जो ऊंचाई होगा उसको हम लोग h मानेंगे, जो इसका आयतन होगा, है ना, जल का आयतन। यानी इसके ऊपर जो दबाव लगेगा तो इसका मतलब इसका जो लंबवत रूप से जो स्तंभ इसके ऊपर पड़ रहा है उसके द्वारा, जल के द्वारा जितना दबाव लग रहा है वो इस एरिया के ऊपर लग रहा है, इसको हम h ऊंचाई मान सकते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा हम लिखते हैं कि माना कि एक पात्र में रखे जल के भीतर एक बिंदु A है जिसका क्षेत्रफल भी हम लोग A ही मान लेते हैं, ठीक है। इकाई क्षेत्रफल ले रहे हैं तो इसका क्षेत्रफल A मान लेते हैं, A है, A मतलब एरिया, इसलिए क्षेत्रफल भी मान लेते हैं। तथा उस बिंदु से जल का ऊपरी तल की ऊंचाई, उस बिंदु से जल का ऊपरी तल की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई बराबर h, एवं जल का घनत्व मान लेते हैं, जल का घनत्व मान लिया d है, ठीक है। तो अब इस बिंदु पर जो दबाव लगेगा या उस बिंदु पर जो ये द्रव दबाव लगेगा वो कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब बताइए कि ये जो बिंदु है इस पर जो बल लग रहा है, लंबवत बल लग रहा है, वो इसका अंदर जितना जल है उसके आयतन के बराबर होगा, यानी उसके भार के बराबर होगा। इसलिए जल का आयतन मान लिया v है ना। जल का घनत्व को हम d मान लेते हैं। जल की ऊंचाई
बराबर एच दिया हुआ है, इसलिए जल का आयतन अगर हम निकालेंगे तो जल का आयतन बोलिए V बराबर क्या निकल के आएगा हमको, आयतन बराबर होता है, इसका आयतन अगर हम निकालना चाहेंगे तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल तो A है और ऊंचाई H है, तो यानी हमको कितना आ गया A इंटू एच, ये जल का आयतन है। अब देखिए एक सूत्र हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या हम पढ़े हैं, घनत्व बराबर मात्रा अपटे आयतन, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब बताइए घनत्व को अगर D से सूचित करें तो D बराबर m डिवाइडेड बाय V, इसको शॉर्ट में अगर हम करें तो इसमें हम m निकाल लेते हैं, या m बराबर V इंटू D, ये हम निकाल के रख लेते हैं। ठीक है, इसका काम आएगा इसलिए हम निकाल के रख लेते हैं, आप लोग भी ध्यान रखिए इतना निकाल के रख लेना। अब इस बिंदु पर जो द्रव दबाव लगेगा तो लिखेंगे ए बिंदु पर लगने वाला द्रव दबाव बराबर, बताइए दबाव का जो सूत्र है वो बता दीजिए। दबाव का सूत्र है बल बटे क्षेत्रफल, ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। तो ये जो बल है, यहाँ पे बल के लिए हम जो प्रयोग करेंगे वो होगा mg, क्योंकि बल और भार एक ही है, बल या इसको भार भी बोल सकते हैं क्योंकि भार और बल दोनों एक ही चीज होता है। देखिए इधर तो m इंटू जी, क्योंकि निश्चित रूप से बल को हम लोग मात्रा गुना त्वरण बोलते हैं, और चूंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें लग रहा है इसलिए यहाँ पे त्वरण के जगह पर, गुरुत्वजनित त्वरण के जगह पर हम लोग g ले लेंगे और क्षेत्रफल के लिए a ले लेंगे, बराबर। अब देखिए m के जगह पर हम यहां से देख लीजिए क्या बैठा सकते हैं, गौर से देखिए v इंटू डी, यहां पहले इसलिए निकाल के रख लिए v इंटू डी, अब यहां पे बैठा देंगे v इंटू डी आई इंटू जी डिवाइडेड बाय a, क्लियर है। अब बताइए कि इसमें से किसका मान रखा जा सकता है, यहां देखिए v बराबर a इंटू एच, गौर से देखिए यहां पे तब समझ में आएगा, v बराबर a इंटू एच यहां पे लाके रख लिए हैं। तो अब बताइए इसके जगह पर अगर हम लिखें a इंटू एच इंटू डी इंटू जी और डिवाइडेड बाय a, देख लीजिए अच्छा से। अब a और a को हम काट देंगे, अब इसका मान कितना आया जो a बिंदु पर, इसलिए a बिंदु पर लगने वाला द्रव दबाव बराबर एच डी जी, जहां की h बराबर हाइट, ये देखिए हाइट, d बराबर द्रव का घनत्व और g बराबर गुरुत्वजनित त्वरण, जिसका मान 980 सेंटीमीटर होता है, या फिर हम सेंटीमीटर, g का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, या फिर हम अगर 9.8 कहेंगे, 9.8 रखेंगे, जब एसआई पद्धति रहेगा तो वहां पे 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर रख सकते हैं। तो ये सवाल जब आएगा तो हम इसको बना सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग देख लिए हैं। अब तो इस तरह से हम लोग द्रव के अंदर स्थित बिंदु पर लगने वाला द्रव दबाव में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, h इंटू डी इंटू एच डी जी, या इसको हम लिख सकते हैं ऊंचाई को हम गहराई लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गहराई, क्योंकि जल का गहराई ही हम लोग लेंगे, गहराई गुना घनत्व गुना गुरुत्वजनित त्वरण। तो ये सूत्र हो गया, इसको हम लोग याद रखेंगे ताकि सवाल हमारा बने। अब इस पर आधारित एक सवाल हम बनाने जा रहे हैं, तो देखिए ये सवाल आप लोग भी बना सकते हैं। यदि किसी पात्र में जल का तल 100 सेंटीमीटर है तथा जल का
घनत्व जल का घनत्व 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस जल के द्वारा लगने वाला द्रव दबाव को निर्धारित करो। तो इस तरह का सवाल आ सकता है परीक्षा में। तो इस तरह का सवाल जब आएगा तो निश्चित रूप से आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे। हम पहले जो दिया हुआ है लिख लीजिए। सबसे पहले तो देखिए जल का गहराई कितना है, यहां पे लिखेंगे जल का गहराई बराबर H बराबर कितना 100 सेंटीमीटर। अच्छा, जल का घनत्व कितना दिया है, जल का घनत्व बराबर D बराबर कितना दिया 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं होगा, सेंटीमीटर क्यूब मात्रा बटे आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब है। अब जल पर लगने वाला G बराबर 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज सबसे पहले लिख लीजिए। तो इस तरह से जल पर लगने वाला G जो होता है वो 980, ये सब में पकड़ना पड़ेगा 980, क्योंकि ये क्या है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है और ये हर जगह एक ही जैसा लगता है, जो कि समुद्र तल पर G का मान हमेशा हम लोग यही बैठाएंगे। ठीक है, ये दिया हुआ नहीं भी रहेगा तभी ये, अगर दिया हुआ रहेगा तब हम लोग उसको बैठा सकते हैं, लेकिन नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये बैठाना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे, इसलिए द्रव दबाव बराबर बोलिए HdG। अब H के जगह पे यहां ऊंचाई बैठा लेंगे 100 और D के जगह पे बताइए कितना है, यहाँ पे तो 1 दिया है तो 1 ही बैठा देंगे, और G के जगह पे कितना बैठाएंगे 980। अब आया कितना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 98000, लेकिन इसको हम लोग लिखेंगे कैसे 9.8 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 इतना, और दबाव का जो इकाई है वो हम लोग लिख देंगे। तो इकाई क्या है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया इसका आंसर। तो इस तरह से हम इस पर सवाल भी बना सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। दूसरे दिन इसके और भी आगे बहुत सारा चीज बचा हुआ है, लेकिन वो नेक्स्ट डे हम बताएंगे। इस वीडियो को देखिए, फिर एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि दूसरे विद्यार्थी भी लाभ उठा सके। थैंक यू।